विमान स्थान का 7वां अध्याय है व्याधीत रूपीय। तो 3 नंबर श्लोक में देखिए व्याधीत रूपीय क्यों बोला गया है इसको। 3 नंबर श्लोक में देखना, इह खलु दो पुरुषो व्याधित रूपों को हाईलाइट किया। व्याधित यानी यहाँ रोगी जो होते हैं वो 2 प्रकार के बोले गए, गुरु व्याधित, लघु व्याधित। हाईलाइट कर लीजिए, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। गुरु व्याधित और लघु व्याधित का मतलब क्या है कि जो बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत बड़ी व्याधि है उनको, लेकिन उनका सत्व ठीक है। गुरु व्याधित का मतलब व्याधि तो उनको गुरु है, लेकिन उनका सत्व इतना ठीक है कि वो आपको इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि इनको ज्यादा बीमारी कहाँ है, देखने से तो लग नहीं रहा, तो वो बोलते हैं उनका भी ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं लघु व्याधित। लघु व्याधित क्या, जिनकी व्याधि तो लघु है लेकिन वो पेशेंट इतना चिल्लाता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इन चीजों का जो वैद्य है उसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन गुरु व्याधित है, कौन लघु व्याधित है, इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। तो व्याधित जो पुरुष है वो 2 प्रकार का, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। फिर 4 नंबर श्लोक है जो, उसकी फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, न ही ज्ञान अवयवेन कृत्स्ने गे विज्ञानम उत्पद्यते। विज्ञानम वर्ड को वैसे तो पूरी लाइन हाईलाइट करो, विज्ञान के ऊपर स्टार लगा लेना। लेकिन ये क्यों लगाया, जो हमने चरक विमान है उसमें 4था अध्याय जो पढ़ा था, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय अध्याय, वहां पे हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की हमारी परीक्षाएं थी। रोग की परीक्षा 3 प्रकार से, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। वहां पे एक लाइन पढ़ी थी हमने, न ही ज्ञान अवयवेन कृष्णे ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। वहां वर्ड था ज्ञानम 4थे अध्याय में, कि एक ज्ञान का जो अवयव होता है, मतलब अगर आपको किसी चीज का ज्ञान करना है तो सिर्फ एक चीज से आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है 7th, इसमें आया न ही ज्ञान अवयवेन कृष्णे ज्ञेयम विज्ञानम उत्पद्यते, मतलब वही है लेकिन यहाँ पे विज्ञान वर्ड आया, वहां पे ज्ञान है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखिए 8 नंबर श्लोक में, 8 नंबर श्लोक, यहाँ पे कृमियों के बारे में बताया गया। तो इसकी 3rd लाइन में देखिए, 3rd लाइन यहाँ पे क्या बोला गया, समुत्था नाम स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा विशेषण। समुत्था नाम पे लिखिए 1, स्थान पे लिखिए 2, संस्थान पे लिखिए 3, वर्ण पे 4, नाम पे लिखिए 5, प्रभाव पे 6 और चिकित्सा पे 7। यानी ये 7 चीजें हम पढ़ेंगे हर कृमि के बारे में, उसके समुत्थान, उसके स्थान, संस्थान, वर्ण, नाम, प्रभाव और उसकी चिकित्सा। यही एरो करके लिख लीजिए सप्तक गण। सप्तक गण, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आचार्य चरक इसको बोलेंगे कि कृमियों के सप्तक गण बताए। तो वहां अपना पूछेंगे कौन से होते हैं सप्तक गण, तो ये मतलब कृमियों के निदान, स्थान, संस्थान, वर्ण, नाम, प्रभाव, चिकित्सा, इनको बोलते हैं सप्तक गण। आप पेज के टॉप पर लिख लिए चरक एंड वाग्वट। चरक एंड वाग्वट दोनों के अकॉर्डिंग हम आपको कृमि लिखवा रहे हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे ऊपर लिखना बाह्य, बाह्य के नीचे लिखना पुरीषज, फिर लिखना उसके नीचे रक्तज, फिर लिखना श्लेष्मज। बाह्य, पुरीषज, रक्तज और श्लेष्मज। लिखा बाह्य होते हैं 2, बाह्य के ब्रैकेट में लिख लीजिए 2। फिर ये जो बाकी 3 है इनकी सीरीज आपको पुरीषज से याद रखनी है, पै से पुरीषज। पुरीष का जो रह है इसका मतलब नेक्स्ट है रक्तज, और शय का मतलब श्लेष्मज। तो पुरीषज, रक्तज और श्लेष्मज ये लिखे आपने। पुरीषज होते हैं 5, रक्तज 6 और श्लेष्मज 7। 5, 6, 7 ये सीरीज आपको याद रहेगी। 5 होते हैं पुरीषज, रक्तज होते हैं 6 और श्लेष्मज होते हैं 7। ये चरक और वाग्वट के अकॉर्डिंग है। अब आप इसी के आगे लिख लीजिए सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बोला, बाह्य तो वो बोलते ही नहीं है, पुरीषज, रक्तज और श्लेष्मज की सीरीज बोलते हैं 7, 7, 6। मतलब क्या कि वो पुरीषज बोलते हैं 7 होते हैं, रक्तज भी 7 होते हैं और श्लेष्मज 6 होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, देखिए 9 नंबर श्लोक में देखिए फर्स्ट लाइन में लास्ट की तरफ विंशति विद कृमि को हाईलाइट कर लीजिए। विंशति 20 होते हैं कृमि, और इसके जस्ट नीचे देखिए लाइन में पुनः प्रकृति विभज्यमानम चतुर्विधा भवंती हाईलाइट कर लीजिए। आपको ये याद रखना है कि आप मतलब ये ध्यान देना है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगर आपको पूछे कृमि के भेद हैं तो आपको टिक लगाना है 20। अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति भेद से कृमि कितने प्रकार के होते हैं तो 4 टिक लगाना, वहां पे 20 नहीं टिक होगा। प्रकृति के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के कौन से? पुरीषज, श्लेष्मलज, शोणित और मलजाश्चेती। मलज बोलते हैं बाह्य वालों को, तो वो बाह्य, पुरीषज, श्लेष्मज और रक्तज ये बोले गए। आप यही लिख लीजिए ना, शारंगधर 21 भेद। शारंगधर ने कृमि के 21 भेद बताए, 21। फिर हमारा आता है 10 नंबर श्लोक में। अब ये एक एक को करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहाँ पे बताया गया तत्र मलो बाह्य अभ्यांतरश्च। बोलते हैं मल हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य मल होता है, एक अभ्यांतर। तत्र बाह्य मला जातान मलजान स अचक्ष में। अब यहाँ पे जो बाह्य मल है उनमें उत्पन्न होने वाले कृमि को यहाँ पे बता रहे हैं मलज कृमि। कौन से? तेषाम समुत्थानम को हाईलाइट करना। तेषाम समुत्थानम, उनका निदान क्या है? मृजावर्जनम, जो साफ सफाई नहीं रखते, शुद्धता नहीं रखते अपने शरीर की, अपने कपड़ों की, हर तरीके से उसको वो बोले गए हैं मलज कृमियों के निदान। स्थान देखना क्या होते हैं ऐसे कृमियों के? केशों में, बालों में पड़ जाते हैं, समश्रु में, लोम में, पक्ष्म या फिर कपड़ों में, वासांसी। फिर आता है हमारा संस्थान। इनका जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होंगे, तिल आकृतियों, जैसे तिल होते हैं ना बिल्कुल छोटे, ऐसे होंगे, और बहुपादश्च, बहुत ज्यादा पैरों वाले। वर्ण को हाईलाइट करना कृष्ण और शुक्ल, या तो ये काले रंग के होते हैं या फिर व्हाइट कलर के। नामानी को हाईलाइट करना यूका और पिपलिका। इनके नाम क्या होते हैं? यूका, पिपलिका। तो बाह्य वाले 2 कौन से? यूका और पिपलिका। इंपॉर्टेंट है इनका कलर कृष्ण और शुक्ल होता है। बाकी इनका समुत्थान, मृजावर्जन ये सब नहीं पूछेंगे। प्रभाव देखिए क्या है? कंडू करते हैं, कोट करेंगे, पीड़िका करेंगे, और चिकित्सा क्या करनी है इनकी? अपकर्षण। इनको अपकर खींच के निकाल दो, मलों का नाश कर दो, और मल उत्पादक करने वाली जो चीजें आपकी बॉडी में उनको थोड़ा कम लो, ये बोला गया। नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक। 11 नंबर श्लोक में रक्तज कृमि बोले हाईलाइट करना कुष्ठे समान समुत्थानम। कुष्ठ के जो निदान बोले गए हैं वो रक्तज कृमियों के भी निदान है, इंपॉर्टेंट है ये। इनका स्थान क्या है? रक्त वाहिन्य धमन्य, रक्त वाहिनी धमनियों में रहते हैं। ये रक्तज कृमि है तो रक्त वाहिनी धमनियों में रहेंगे। संस्थान, इनके लक्षण क्या है? अणुवृत्त, आयच, अपाद। ये आप जरूर याद रखना, अपाद मतलब पैर रहित होते हैं। अब शोणित कृमि है, रक्तज कृमि है, ब्लड में रह रहे हैं, तो ब्लड ही लेके जाएगा इनको इधर उधर, इनको पैरों की जरूरत ही नहीं है। तो अपादश्च, अणु होते हैं, वृत्त हैं और बिना पैरों के होते हैं। सूक्ष्म होते हैं, भवंती अदृश्य, मतलब इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं कि दिखते ही नहीं है, वो होते हैं रक्तज कृमि हमारे। वर्ण को हाईलाइट कर लेना इनके ताम्र। रक्तज कृमियों का आपको पूछेंगे, रक्तज कृमियों का वर्ण होता है, ऑप्शन में जरूर होगा लाल वर्ण, तो सब सोचेंगे कि मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो ताम्र वर्ण, एक ही कलर है इनका, तो याद रखना वर्ण होता है इनका ताम्र। इनके नाम हाईलाइट कर लो, केशाद, लोमाद, लोम द्वीप, सौरस, औदुंबर, जंतु मात्र। इनके प्रभाव क्या है? ये केश को, शमश्रु को, लोम, पक्ष्म इनका ध्वंस, इनको खत्म कर देते हैं। व्रणा नाम, अगर व्रण में आ गए तो हर्ष को संतर्पण करेंगे, ज्यादा ही बढ़ गए तो त्वक, सिरा, स्नायु, तरुण अस्थियों इनको भी खाने लग जाते हैं ये। चिकित्साम को हाईलाइट करना, इनकी चिकित्सा क्या है? कुष्ठ समाने, कुष्ठ के समान ही इनके निदान है और कुष्ठ के समान इनकी चिकित्सा है। इनका कलर इंपॉर्टेंट है, ताम्र वर्ण के होते हैं, और नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो सबके याद करने आपको। बाह्य 2 कौन से? यूका, पिपलिका। रक्तज वाले जो होते हैं वो केशाद, लोमाद, लोमदीप, सौरस। जो ये सौरस वाला है ना, इसको हाईलाइट जरूर करना। सौरस, रस देखिए क्या है? रक्त, मतलब रस से बनता है ना रक्त, तो सौरस वाला जो होता है हमारा कृमि वो रक्तज है।
इसके नीचे देखिए 11 नंबर श्लोक के नीचे ना 12 की ये 3 लाइनें लिखी हैं। तो यहाँ पे पहले श्लेष्मज कृमि बोले तो बोलते हैं श्लेष्मजा कैसे उत्पन्न होते हैं? क्षीर, गुड़, तिल, मत्स्यान, अनूप, मांस, पिष्टान, यानी पिष्ट अन्न है जो ज्यादा विरुद्ध चीजें जो खा रहे हैं उसकी वजह से उत्पन्न होंगे। सेकंड लाइन में तेषाम अमाश्य स्थानम, इनका स्थान होता है अमाश्य। ते प्रवृद्ध मानम तत् ऊर्ध्वम अधो व विसर्पणे, यानी जब ये बढ़, वैसे तो इनका स्थान है अमाश्य, लेकिन जब ये अमाउंट में ज्यादा बढ़ जाए फिर ये ऊपर और नीचे दोनों भागों में चलने लगते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं संस्थान वर्ण विशेषा, इनके लक्षण और इनका कलर एक साथ बताया। बोलते हैं हाईलाइट करना, श्वेता पृथु वृद्न संस्थाना, श्वेत वर्ण के होते हैं जो वो पृथु और वृद्न होंगे। केचिद, कुछ ऐसे होते हैं। केचिद वृत्त परिमंडल ग्रह गंडू पदाकृति, कुछ गंडू पद की आकृति वाले। इनका कलर क्या होगा? श्वेत ताम्र अवभासम, गंडू पद वाले कृमि श्वेत और ताम्र होंगे। कुछ केचिद अणुओं, कुछ अणु होते हैं दीर्घ होते हैं और आकृति श्वेता, और इनकी आकृति होती है श्वेत। तो तेषाम त्रिविधा श्लेष्म निमित्ता कृमि, इस प्रकार से 3 प्रकार की, हाईलाइट कर लेना इस चीज को। कफज कृमि अगर आपसे पूछे तो आपको पता है कि जो हमारे श्लेष्मज होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आकृति के भेद पर कितने होते हैं तो 3 बताए गए हैं, ठीक है। आकृति के आधार पर 3 होते हैं, लिखा है ना इसमें, देखिए राइट पेज है जो आपका 727 पे लिखा है ना, तेषाम त्रिवृधा नाम श्लेष्म निमित्त कृमिनाम, यानी आकृति वर्ण और भेद ये जो है श्वेत पृथु और वृद्न होते हैं। कुछ कृमि गंडूपद होंगे, उनका कलर श्वेत और ताम्र होगा। कुछ जो होंगे सूक्ष्म होंगे, लंबे डोरे जैसे, 3 प्रकार के बोले गए। फिर अब इनके नाम क्या है हाईलाइट करना, आंत्राद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्भ, पुष्प, सौगंधिक और महागुद। सौगंधिक देखिए, सौरस था वो हमारा रक्तज था, सौगंधिक हमारा है कफज कृमियों में आता है। इनका प्रभाव क्या है? पेशेंट को हृलास होगा, आस्य श्रवणम, अरोचक, अविपाक, ज्वर, मूर्छा, जृंभा, क्षवेथु, अनाहा, अंगमर्द, छर्दी होगी। और हाईलाइट करना कार्श्य और पारुष्य को, कृश हो जाएगा पेशेंट और पारुष्य कठोरता होगी उसके शरीर में। ये कफज कृमि हमारे हैं। नेक्स्ट है पुरीषज, 13 में बताया पुरीषजास्तु तुल्य समुत्थाना श्लेष्मजे, यानी पुरीषज वालों के समुत्थान निदान कैसे होंगे? जैसे कफज वालों के थे, सेम। तेषाम स्थानम पक्वाश्य, उनका स्थान होता है अब पक्वाश्य। अगर ये बढ़ जाएं तो विसर्पंती अधो, ये नीचे की ओर जो वो गमन करने लगेंगे। और पुनः अमाश्य अभिमुखा स्यु अंतरम अंतरम स उद्गार निश्वास पुरीष ग्रंथि ने, ये जो पक्वाश्य वाले हैं पुरीषज कृमि है, इनका स्थान होता है पक्वाश्य हमारा। बढ़ के नीचे की ओर ही मूव करेंगे, लेकिन अगर ये कभी अमाशय की ओर जाने भी लग जाए तो पेशेंट जब उद्गार डकार लेगा या निश्वास करेगा तो उसमें से पुरीष की गंध आएगी। फिर बोलते हैं इनके संस्थान और वर्ण, इनका कलर कैसा होता है? सूक्ष्म है, वृत्त है, परिणहा, श्वेता, दीर्घा, उर्णांशु संकाशा को आपने हाईलाइट किया। पुरीषज कृमियों में आया दीर्घ होते हैं, उर्णांशु संकाशम बोला। उर्णांशु संकाशम मतलब भेड़ के जैसे बाल होते हैं ना, ऊन होती है उसकी, उस तरीके के होते हैं। केचिद, केचिद पुनः स्थूल वृत्त, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। श्याव, नील, हरित, इनके नाम हाईलाइट कर लेना, ककेरुक, मकेरुक, लेलेहिक, सशूलक। सौसुराद को स्टार लगा लेना, सौसुराद, सौसुराद हमारा पुरीषज है, सौगंधिक कफज है, और सौरस हमारा होता है रक्तज वाला। इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये जरूर याद रखना। इनके प्रभाव क्या है? पुरीष भेद, अतिसार होगा पेशेंट को। कार्श्य और पारुष्य इसमें भी है, मतलब पेशेंट कृष पुरीषज वालों में भी हो रहा है, परुष भी, दोनों ये लक्षण कार्श्य और पारुष्य, कफज और पुरीषज दोनों में है। बाकी गुद मुख है उस पर जो वो कंडू होगा पेशेंट को। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 728 पेज नंबर पे, 728। अब यहाँ पे कृमि की चिकित्सा बताइए कि कैसे आपको कृमि है उनका ट्रीटमेंट करना है। 14 नंबर श्लोक के नीचे लिखा है ना, ये 14 नंबर श्लोक के तत्र अपकर्षणम को हाईलाइट कर लीजिए, या हेडिंग है जो अपकर्षण
फिर सेकंड हेडिंग, सेकंड है प्रकृति विघात को हाईलाइट किया, और फिर है निदान परिवर्जन। कृमि की चिकित्सा पेज के टॉप पर लिखिए कृमि चिकित्सा, एरो कर लीजिए 3 प्रकार। कृमि चिकित्सा 3 प्रकार की होती है, कौन सी? अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। अपकर्षण क्या होता है? उसको खींचकर निकाल देना। प्रकृति विघात जो कृमियों की प्रकृति है, मतलब उसके उत्पादक कारण है। अब उसके अपोजिट, कृमियों की प्रकृति के अपोजिट खा लो, मतलब मीठी चीजें खाओगे तो उससे तो कृमि और बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कटु हैं, तिक्त हो गया, कषाय चीजें खाओ तो प्रकृति का विघात होगा इनसे, उसकी तो कृमि मर जाएंगे, तो प्रकृति विघात। नेक्स्ट आता है निदान परिवर्जन, यानी जिन निदानों की वजह से बड़े हैं कृमि उनका त्याग कर दो आप। तो ये 3 चिकित्साएं बताई। अपकर्षण में आप देखिए सेकंड लाइन में लिखा तच्च चतुर्विधम, जो अपकर्षण है वो 4 प्रकार का। शिरो विरेचनम को हाईलाइट किया, वमनम, विरेचनम, अस्थापनम को हाईलाइट किया। अपकर्षण जो होता है हमारा वो 4 प्रकार का। आपने पेज के टॉप पर एक तो लिखा कृमि चिकित्सा 3 प्रकार, लिखिए अपकर्षण 4 प्रकार। कृमि की चिकित्सा तो 3 प्रकार से आप करते हैं, अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। जो अपकर्षण है वो 4 तरीके का, जैसे सिर से किसी के कृमियों को निकालना तो शिरोविरेचन से निकालोगे, ठीक है। अमाशय से निकालना है तो वमन के द्वारा, पक्वाशय से तो विरेचन के द्वारा, और अस्थापन बस्ती के द्वारा। अनुवासन बस्ती नहीं आई अपकर्षण में, ठीक है, ये याद रखना, अस्थापन लिखा है वर्ड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर श्लोक, राइट पेज पे 17 नंबर श्लोक में। अब यहाँ पे चिकित्सा में बोलते हैं, ये जो श्लोक लिखा है ना 17 नंबर, उसकी 5th लाइन में देखिए, 17 नंबर श्लोक की 5th लाइन में गत रसेशु औषधेशु, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, गत रसेशु औषधेशु स्थालिम अवतार्यम सुपरिपूतम कषायम सुखोष्णम। सतारह नंबर श्लोक है, उसकी एक्सप्लेनेशन में देखिए, जब यह समझ लें कि एक ही दिन में अस्थापन वमन विरेचन किया जाए रोगी सहन के सामर्थ्य हो, मतलब जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हो कृमि वाले का, तो पेशेंट को एक ही दिन में वमन भी, विरेचन भी, अस्थापन ऐसे ऐसे देना चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। आप यही लिख लीजिए पेज के टॉप पर, कृमि रोगी में वमन व विरेचनार्थ किसका प्रयोग कराना चाहिए? कृमि रोग से जो पीड़ित, यानी कृमियों की उत्पत्ति जिसमें हो गई है, उसमें वमन और विरेचनार्थ किसका प्रयोग कराएं? वमन के नीचे एरो करके लिख लीजिए आधा अंजलि मदन फल कषाय, यानी आधा अंजलि आप मदन फल कषाय पेशेंट को पिला दो तो उससे वमन होगा अच्छा। और विरेचन के नीचे लिखिए 1 अक्ष त्रिवृत कल्क, विरेचन जो कराते हैं वो हम त्रिवृत कल्क से कराते हैं, वो भी कितना? 1 अक्ष। आई रिपीट, जो वमन है वो आधा अंजलि मदन फल कषाय और विरेचन है वो 1 अक्ष त्रिवृत कल्क, 1 कक्ष त्रिवृत कल्क। नेक्स्ट हमारा आता है 19 नंबर श्लोक। 19 नंबर श्लोक में देखिए, यहाँ पे बोला अथ एनम सम्यक विरक्तस्य विज्ञाया अपराहने, शैखरिक कषाय को हाईलाइट कर लीजिए, शैखरिक कषाय। शैखरिक कषाय से उसको स्नान कराना चाहिए, सेचन करना चाहिए उसकी बॉडी पे भी। शैखरिक का मतलब क्या है? आप लिखिए चक्र पाणी। टीकाएं जब इसकी लिखते हैं ना टीकाकार, तो जो चक्र दत्त हैं, जो चक्रपाणी दत्त हैं, उन्होंने टीका जब लिखी तो वो यहाँ पे शैखरिक कषाय का मतलब मानते हैं विडंग क्वाथ। चक्रपाणी शैखरिक लिख के एरो कर दीजिए विडंग क्वाथ, वो शैखरिक कषाय से मतलब समझते हैं विडंग क्वाथ से। और गंगाधर लिखना अपामार्ग, गंगाधर जो बोलते हैं वो बोलते हैं अपामार्ग को। शैखरिक कषाय का मतलब वो बोलते हैं अपामार्ग के क्वाथ से परिसेचन कराओ। चक्रपाणी बोलते हैं कि शैखरिक कषाय मतलब विडंग क्वाथ से परिसेचन कराना। नेक्स्ट आता है हमारा 22 नंबर श्लोक में, 22 नंबर श्लोक की फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट करना, अतः अश्व शकृद हृतय,
अश्व शकृत यानी जो घोड़ा होता है उसके पुरीश के लिए बोला है। आप एरो करके लिख लीजिए कृमिनाशक। जो घोड़ा होता है ना, अश्व होता है, उसका शकृत है जो पुरीश है वो कृमिनाशक बताया गया, कृमिनाशक। फिर 23 नंबर श्लोक है जो उसमें भल्लातक तेल के निर्माण विधि बोली गई है, भल्लातक तेल की निर्माण विधि। ये हमें नहीं पढ़नी। 26 नंबर श्लोक में आइए आप। 26 नंबर श्लोक, ये जो राइट पेज है ना 733 733 नंबर पेज पे थर्ड लाइन लास्ट में देखना, हाईलाइट कर लीजिए, शब्दा प्रशाम्यति स फेन, शब्द प्रशाम्यति च फेनम। शब्द जहां पे लिखा है ना वहां पे लिख लेना तेल सिद्धि, तेल सिद्धि। अब आप पेज के टॉप पर लिखिए 4 एस, एस 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 और एस। ये जो हमारा 26 नंबर श्लोक है ना 733 पेज नंबर पे, इसकी थर्ड लाइन लास्ट में वर्ड है एक शब्द, शब्द के आगे एरो करके लिख लीजिए तेल सिद्धि। तेल सिद्धि का लक्षण यहाँ पे चरक ने बताया, तो क्या बोल रहा है, हाईलाइट करना, शब्द प्रशाम्यति च फेनम, च फेनम। पेज के टॉप पर आप लिखना एस, फिर उससे एरो कर दो एस, उससे एरो कर दो एस और उससे एरो कर दो एस, यानी 4 एस आपने लिखे, 4 एस लिखा। पहले एस के नीचे लिखे सुश्रुत, दूसरे एस के आगे लिखिए शारंगधर, तीसरे एस के आगे लिखिए शांति और चौथा लिखिए सर्पी, सर्पी शांति सुश्रुत शारंगधर। इसका क्या मतलब हुआ, जो आचार्य सुश्रुत हैं और शारंगधर है वो बोलते हैं कि जब सर्पी सिद्ध हो जाए, घी सिद्ध हो जाता है, इसका मतलब फेन होते हैं ना जो झाग आते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो ये आपको याद हो गया, यानी चरक जो सुश्रुत हैं और वाग्वट हैं वो बोलते हैं कि सर्पी सिद्ध होने पर फेन की शांति होती है। इससे अपोजिट क्या बोलेंगे, फिर वो तेल सिद्धि में बोलते हैं फेन का उद्गम होता है। ठीक है, आप यही एरो करके लिख लीजिए चरक, चरक और आगे लिखना सर्पी सिद्धि में फेन उद्गम। चरक ने सर्पी सिद्ध अगर हो जाए तो वो बोलते हैं फेन उद्गम आता है, झाग उत्पन्न होते हैं अगर सर्पी सिद्ध हो जाए तो। और ये जो हमने हाईलाइट कराई है तेल सिद्धि का लक्षण बोला, शब्द प्रशाम्यति च फेन, फेन भी शमन हो गया, शब्द भी शांत हो गया, इसका मतलब तेल सिद्ध हो गया है। चरक के अकॉर्डिंग आपने लिखा, आपको ये एस एस याद हो, एस एस याद हो गया, इसका मतलब सब याद हो गया, यानी सुश्रुत शारंगधर बोलते हैं शांति होती है फेन में सर्पी सिद्धि में, तो इसके अपोजिट बोलेंगे चरक, यानी वो सर्पी में बोलते हैं कि फेन का उद्गम होता है। सर्पी में फेन का उद्गम हो रहा है तो मतलब वो तेल शांति में, तेल की सिद्धि में बोलते हैं कि फेन शांति होती है। तो इस टेट्रा एस है जो 4 एस से ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 28 नंबर श्लोक, 28 उसमें हाईलाइट करना 28 में। अब इसको भवंती च अत्र मतलब शॉर्ट करके लिख दिया चिकित्सा, अब कर्षणमेव आदो को आपने हाईलाइट किया, यानी कृमियों की पहली चिकित्सा क्या बोली, अपकर्षण करना। ततो विघात प्रकृति, सेकंड लाइन में विघात को हाईलाइट कर लीजिए, यानी प्रकृति विघात और निदानस्य च वर्जनम, 3 प्रकार की चिकित्सा बता दी, अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। फिर 30 नंबर श्लोक में देखिए लिखा, संशोधनम संशमनम निदानस्य च वर्जनम एताव भिषजा कार्यम रोग रोगे यथाविधि, यानी सभी प्रकार के रोगों में ये 3 चिकित्साएं कर सकते हैं आप, संशोधन, संशमन और निदान परिवर्जन। अब यहाँ पे देखिए 32 नंबर श्लोक है जो 31 और 32, इनमें तत्र श्लोका करके जो लिखा है ना, इसमें बताते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा आपने। तो बोलते हैं व्याधितो पुरुषो ज्ञ अज्ञो भिषजो सप्रयोजनम, व्याधित पुरुष बताए और अज्ञ और अज्ञ यानी जो अच्छा वैद्य है या मूर्ख वैद्य है वो बताया,
और विंशति कृमिस्तेषाम 20 प्रकार के कृमि बताए। हेतु आदि सप्तको गण है, आप हाईलाइट कर लीजिए। हेतु आदि सप्तक गण बताया, आपको ये लिखे मिलेगा। सप्तको गण है, किसके संबंध में बोला, तो कृमियों के लिए बोले सप्तक गण। फिर बोलते हैं उक्तो व्याधित रूपीय विमाने परिम ऋषिणः, शिष्य संबोधनाय पे 1 लिख लीजिए और व्याधि शमनाय पे लिख लीजिए 2। यानी आपसे पूछेंगे व्याधित रूपीय जो ये विमान चैप्टर है, इसका वर्णन क्यों किया गया, तो शिष्य संबोधन के लिए, यानी अपने जो स्टूडेंट है उनको बताने के लिए, प्लस में रोगों की शांति के लिए, दोनों के लिए बताया गया कि रोगों की शांति कैसे करनी है और अपने जो स्टूडेंट है उनको नॉलेज संबोधन देने के लिए बताया गया। आप पेज के टॉप पर लिखिए सप्तको द्रव्य। सप्तको द्रव्य पूछे तो कुष्ठ के लिए वर्ड आता है सप्तको द्रव्य। आगे हम जब चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे वो डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। सप्तको द्रव्य पूछे तो कुष्ठ, सप्त धातु पूछे तो विसर्प। सप्तको धातु पूछे तो विसर्प के लिए वर्ड आता है, सप्तको द्रव्य कुष्ठ के लिए, और सप्तक बल आता है राज्यक्षमा में। सप्तक बल राज्यक्षमा के लिए आता है, सप्तको द्रव्य कुष्ठ के लिए, सप्तक धातु विसर्प के लिए, और सप्तको गण है कृमि है जो उसके लिए कहा गया। तो ये हमारा 7 नंबर चैप्टर है जो विमान स्थान का, वो कंप्लीट होता है।